तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर करण सिंह पाठशाला। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बोर्स मॉडल ऑफ एटम समझाने वाला हूं। तो जिन्होंने भी चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो नील बोर जो थे, उन्होंने अपने मॉडल पे बोला है कि हाइड्रोजन एटम का जो इलेक्ट्रॉन है वो एक फिक्स्ड सर्कुलर पाथ न्यूक्लियस के अराउंड घूमता है। इन दीज पाथ्स आर कॉल्ड ऑर्बिट्स। उन्होंने इस पाथ्स का नाम ऑर्बिट्स, स्टेशनरी स्टेट्स और अलाउड एनर्जी स्टेट्स दिया। जो ऑर्बिट है वो न्यूक्लियस के अराउंड कंसेंट्रिकली अरेंज्ड है, यानी कि एक घेरा बना के उन्होंने न्यूक्लियस को राउंड शेप में घेरा हुआ है, जैसे रिंग्स के जैसे सैटर्न में रिंग्स है ना, और से ही मान लीजिए उन रिंग्स पे छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ ऑर्बिट्स पे ही मूव कर सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम पे। और इस एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, जिसके कारण दैट इज़ वाई ओनली वो एक सर्टेन फिक्स्ड ऑर्बिट्स पे ही घूम सकते हैं। तो जो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन है स्टेशनरी स्टेट पर, उसे हम ऐसे भी बता सकते हैं, भी दिखाता हूँ आपको। रुकिए, देखने दीजिए कहाँ पे गया। चलिए, इसमें तो नहीं दिख रहा। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। m/e मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू रेडियस इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू h/2π। जो n है वो नंबर ऑफ सेल्स है। तो 2000 years later. तो चलिए आपको मैं एंगुलर मोमेंटम का भी फॉर्मूला दिखा देता हूँ। m/e इंटू वी आर इक्वल्स टू n इंटू h/2π। ये h है। तो m/e जो है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, v फ्रीक्वेंसी है, r रेडियस है, n जो है वो नंबर ऑफ सेल्स है, h प्लैंक्स कांस्टेंट है और 2π। तो ये हुआ एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला। इसे याद रखिएगा, बहुत ही काम आने वाला है आगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो जो ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसका एनर्जी टाइम के साथ चेंज नहीं होता है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन लोअर स्टेशनरी स्टेट से हायर स्टेशनरी स्टेट में मूव करेगा, वो तब मूव करेगा जब उसे एनर्जी चाहिए होगा, जो कि वो इलेक्ट्रॉन से एब्जॉर्ब करेगा, या फिर जो एनर्जी एमिट उसको मिलेगा जब वो एक हायर स्टेशनरी स्टेट से लोअर स्टेशनरी स्टेट में जाएगा, तब उसका एनर्जी चेंज होगा। जो एनर्जी चेंज है वो कंटिन्यूस मैनर में ये नहीं होता है। द एनर्जी डज नॉट टेक प्लेस इन कंटिन्यूस मैनर। नेक्स्ट पॉइंट है द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड व्हेन ट्रांजिशन अकर्स बिटवीन टू स्टेशनरी स्टेट्स दैट डिफर इन एनर्जी बाय डेल्टा ई इज गिवन बाय। दिखा देता हूँ फॉर्मूला। ये सब स्मॉल लेटर्स में है। v इक्वल्स टू डेल्टा, इसको डेल्टा का साइन बोलते हैं, डेल्टा ई बाई एच इक्वल्स टू ई टू है माइनस E1 बाई एच। तो जो E है वो ये है सेकेंड एनर्जी है, जो E1 है वो फर्स्ट एनर्जी है, h प्लैंक्स कांस्टेंट है इसमें भी, और जो डेल्टा ई है वो दोनों एनर्जी का मिश्रण है, दोनों एनर्जी का एक मिक्सचर है।
अब वी जो है वो आपका फ्रीक्वेंसी हुआ। तो ये फ्रीक्वेंसी निकालने का है जब दो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स के बीच रेडिएशंस एब्जॉर्ब्ड या एमिट करता है। तो बोर्स थ्योरी, इसको हटा देते हैं। तो जो बोर का थ्योरी है वो सिर्फ उन्हीं आयंस पे अप्लाई किया जा सकता है जिनमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, यानी कि हाइड्रोजन एटम्स के सिमिलर में जो है, यानी कि जिनका सेल्स में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, पूरे न्यूक्लियस में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। एग्जाम्पल के लिए आप ले लीजिए He+, Li2+, Be3+। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसे है। तो पहला तो हीलियम तो प्लेस नहीं करता, तो एक्सेप्शन है, वो भी अब आगे चलते हुए ये भी केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करता है। इसमें जो प्लस का साइन है उसका मतलब है वो एक इलेक्ट्रॉन खो चुका है। जैसे कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो प्लस का साइन आ गया तो इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर ही दिया, तब इसमें बचा एक इलेक्ट्रॉन। तो ये बोर के एटॉमिक थ्योरी में आ सकते हैं। लिथियम जो है इसमें 2+ है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गंवा दिए। बेरिलियम जो है इसमें 3+ है, इसने 3 इलेक्ट्रॉन गंवा दिए। तो आगे इसका ड्रॉबैक्स भी बताएंगे, तो इसको हटाते हैं। ये अब लिमिटेशंस ऑफ बोर्स मॉडल बताते हैं। तो जो बोर का मॉडल था वो हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम को एक फाइनर डिटेल्स में बताने में असक्षम हुआ, यानी कि फेल हो गया। वो उसे एक फाइनर डिटेल्स में नहीं बता पाया, जो कि बाद में सोफिस्टिकेटेड स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक से पता किया गया, ऑब्जर्व किया गया। और साथ ही में ये मॉडल ये अदर एटम्स का स्पेक्ट्रम को भी एक्सप्लेन करने में नाकामयाब हुआ, जैसे हाइड्रोजन के अलावा और एटम्स जो हीलियम है जो कि 2 इलेक्ट्रॉन्स पोजेस करता है सिर्फ, वो सब का भी स्पेक्ट्रम बताने में ये असक्षम हुआ, यानी कि अनेबल टू एक्सप्लेन। और फर्दर जो बोर का थ्योरी था वो स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को भी बताने में नहीं बता पाया, जिसको हम लोग ज़ीमैन इफेक्ट कहते हैं। और साथ ही में एन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि स्टार्क इफेक्ट। तो जो बोर थ्योरी था वो ज़ीमैन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट को नहीं बता पाया, यानी कि स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जो स्पेक्ट्रल लाइंस का स्प्लिटिंग है मैग्नेटिक फील्ड का प्रेजेंस में, उसको बताने में भी असक्षम नहीं हुआ। तो चलिए अब 2000 years later. तो चलिए अब जब इसमें है ही तो मैं आपको डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर भी बता ही देता हूँ। तो जो फ्रेंच साइंटिस्ट डी ब्रॉगली थे, उन्होंने 1924 में एक प्रपोज़ल रखा कि मैटर लाइक रेडिएशन के जैसे मैटर भी डुअल बिहेवियर एग्जिबिट करते हैं, यानी कि बोथ पार्टिकल एंड वेव लाइक प्रॉपर्टीज़। तो जो डी ब्रॉगली रिलेशन था वो बताता था कि वेवलेंथ associated with a moving object or an electron is inversely proportional to the momentum of principle। तो जो वेवलेंथ है मूविंग ऑब्जेक्ट का वेवलेंथ या इलेक्ट्रॉन, वो मोमेंटम ऑफ पार्टिकल से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था। इसका फॉर्मूला दिखा देता हूँ, सॉरी, ये वेव का है, इज इक्वल्स टू h/mv इक्वल्स टू h/p। तो ये जो है ये वेवलेंथ है, m जो है वो मास है, v जो है वो फ्रीक्वेंसी है, h प्लैंक्स कांस्टेंट है, और p जो है वो मोमेंटम ऑफ प्रिंसिपल है, p मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, सॉरी, जो कि mv है। तो mv मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, जिसको शॉर्ट करके p में कर दिए। ये सब शॉर्ट फॉर्म में है, इसको बारे में लिखने का गलती मत करिएगा।